अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं पुलिस से मुतल्लिक़ शिकायत और उनके हल और कानून में मौजूद मुख्तलिफ पेचीदगियों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, कितने घंटे का आपका शो होता है जी? 1 घंटे का। और 1 घंटा आपको यहाँ बिठाने के लिए चैनल वालों ने यहाँ एयर कंडीशन लगाया हुआ है। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं, आपको कुर्सी में बड़ी अच्छी दी हुई है, नौकर चाकर यहाँ पे मौजूद हैं, अमला मौजूद है सारा। फिर आप बमुश्किल 1 घंटा बैठते हैं और हमें क्या ऑर्डर मिला है आईजी साहब की तरफ से कि 2 घंटे कम से कम SHO थाने में जरूर बैठे। जबरदस्त ऑर्डर है, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त ऑर्डर है। थाना मेरा दुकाना दे विच शटर चुक के सवेरे थाना खोली दा है। सज्जे खब्बे फ्रूट दियां दुकानां ने मक्खियां मेरे ते बैठियां होंदियां ने। कदी SHO तो मक्खियां बैठियां वेखियां जी? नहीं। आओ मेरे थाने आके देखो, SHO तो मक्खियां बैठियां। SHO घट लगन दिया हुंदा और हलवाई बहुता लगन दिया हुंदा है। 1 मिनट, हालात जो भी हैं, क्या SHO उस थाने को खैरबाद कह के बाहर आवारागर्दी करता रहे? जुनैद साहब, ये बात नहीं है। मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ 2 घंटे बैठने की। SHO भी बाहर जनाब को फजूल नहीं जाता। SHO बेचारा आवाम के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है। हमें क्या, हम तो ड्यूटी पे होते हैं। ताड़ी पर जाई सुबह दी फोन कर रही है कि मेरी वड्डी भैन नूं अल्लाह ने काका दिता है, चलो चलिए उन्होंने मुबारक दे आइए। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहती है क्यों नहीं, उन्होंने मुबारक दे छो। मैं कहा कादी दे दिया मुबारक, वड्डा मुंडा ओदा MBA करन दिया ते फिर ओदे घर काका हो गया। ये क्या लेके बैठ गए? हाँ सॉरी, गलत हो रही थी। 2 घंटे SHO नूं थाने च बैठदा। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि हर SHO जो है सारा दिन थाने से मुख्तलिफ जवाज, मुख्तलिफ बहाने बना के वो थाने से गायब रहता है। सच्ची गाल तुस आखी भाई, यकीन करो 8-8 घंटे मैं थाने दे चक्कर लेना रह गया। ए मेरे को थाने नहीं भी मिले। वो 1 मिनट मेरी गल सुनो। तेनू मैं पहले भी आंदियां रस्ते च आखिया सी और फ्रंट सीट ते अपने नाल तेनू इसे गल्लों पाया सी कि तू मेरी गल समझ जाएगा। और तेनू क्या सी कि बेटे तू नहीं उत्थे बोलना। क्यों नहीं बोलना? उसने, वो साहिल है, उसको हमने अपना मेहमान बनाया यहाँ पे ताकि बात कर सके। उसे 8 दिन से बेचारा जलील और रुस्वा हो रहा है आप लोगों के पीछे। आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। FIR दर्ज करना तो दूर की बात है। साडे मेहमान ने, मेरा मेहमान है। हाँ अच्छा, माशाल्लाह, साडे भी मेहमान ने जी, साडे भी मेहमान ने। ए देखो सही, 8 दिहाड़े पहले तारीख देखो, पुट्ठी दिखाने दरखास्त। मैं अनपढ़ा, मैनू एडा भी नहीं कि पुट सिर दा नहीं पता लगता। 8 दिहाड़े की दरखास्त लिखी पई है इन्होंने, पर्चा नहीं भी कटिया, दरखास्त जमा नहीं भी की थी। वही तो मैं बताने आया हूँ यहाँ जुनैद साहब को। भाई साहब, आप हौसला रखें, आपकी इंशाल्लाह दादरसी होगी। बताना यही चाह रहा हूँ जुनैद साहब के हर वक्त भाग दौड़ लगी होती। आप यकीन माने कि अभी आके सीट के ऊपर बैठता नहीं हूँ, पाँव नहीं अभी जमते, एकदम फिर फोन खड़क जाता है। वो बाजार च डाका पै गया, फिर नसी दे डकैती ते पहुंची दे, उतो फारूक हो के आके ले कुर्सी दे नेड़े आने, वो कुर्सी लगदा कुर्सी च करंट है, वो नहीं बैठते। हर शख्स जानता है कि कितनी वारदातें होती हैं जहाँ पे इलाके के SHO खुद पहुंचता है। एक वाकया भी ऐसा नहीं होता। आप अपने काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को फोन करो, खुद SHO फोन उठा के कह रहा होता है कि जनाब मैं फलां पेशी पे आया हूँ। नहीं तो सर पेशी तो ना जाइए। और झूठ बोलते हो तुम, घर बैठे होते हो बीवी के सामने, फोन पे बता रहे होते हो कि जज के सामने बैठा हूँ। बीवी तो बड़ा कौन जज है? असल जज ही बीवी है जुनैद साहब। जो फैसला उसने कर देना है वही आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है, ये याद रखें मेरी बात। भाई साहिल बेचारे कहाँ जाए? सिर्फ 2 घंटे के लिए इन लोगों को पाबंद की है कि हर SHO पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए वो थाने में बैठेगा। वो जी थाने से बड़ा वॉलपेपर लगा है जिससे 2 घंटे बैठ जाइए। थाने की हालत तो ऐसी करें कि वहां पे बंदा चलो कुछ नहीं तो सांस तो ले सके सुक्का। हम नहीं कहते कि SHO के कमरे में एयर कंडीशन जरूरी है, हम नहीं कहते। नहीं, SHO इंसान छोड़ दे जहां भी बैठा हुआ है, वो एक लकड़ी का एक मेज। ऐसे अब ज्यादा मजलूमियत पेंट ना करें, थाने नए भी बने हुए हैं। सर मेरे थाने च आके देखो, छत दे उत्तों पेंट डिगन दिया होता है, मैं थल्ले बुशरा सारी अंग्रेजी करन दिया होता। एक कोलो कह रहा होता जी टोकन है पानी का बुलबुला। तानू की दसिए साडे नाल की हो रहा होता है। अच्छा 1 मिनट, आप बताएं आपका प्रॉब्लम है क्या? वो सही 8 दिहाड़े पहले मेरी मझ चोरी थी गई, भैंस चोरी हुई है, 8 दिन गुजर गए, आपने रपट दर्ज नहीं की। ओ जनाब अली मैं की कर सकना, मेरे को पहले ही नफरी काटे, कहते नहीं पुट्टा मैनू दे दियो।
मेरे घर दी रौनक मुक गई है, मझ चोरी हो गई थे। ਉਹ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो जुनैद साहब कितना जुल्म है, हुण एक मझ वास्ते SHO 2 घंटे थाने च पवे जी। यार खुदा का ना, बात को किधर लेके जा रहे हैं? ओ इसकी भैंस के लिए नहीं बैठना सिर्फ आपने अपने इलाके के थाने का जो पूरा इलाका है, आवाम है बेचारी, उसके लिए 2 घंटे बैठना है। जुनैद साहब यही तो गलती है, यहीं पे गलती है। SHO बैठ गया तो इसका मतलब है सारा थाना बैठ गया, थाना बैठ गया तो इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर बैठ गया, लॉ एंड ऑर्डर बैठ गया तो कानून बैठ गया, कानून बैठ गया तो सारा सिस्टम बैठ गया। जुनैद साहब SHO ने नहीं बैठना, इसने भाग दौड़ करनी है। और सदीक साहब बात को इधर उधर ना लेके जाए, सीधी बात ये है कि साहिल की कौन सुनेगा अगर आप थानों में बैठेंगे नहीं तो। अच्छा जी बह जाने, थाने बह जाने अगे सानू कोई छापा रख के तो कोई सौदा लवा दियो, थाने च बह जाने। पूरी दुनिया में जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस स्टेशंस में बैठते नहीं है। बात फिर वही आ जाती है जुनैद साहब, आपने कभी उनके पुलिस स्टेशन देखे हैं? अब तो हर चीज आपको मीडिया के ऊपर नजर आती है। कभी देखें गोरों के पुलिस स्टेशन, कैसे कलरफुल थाने होते हैं जुनैद साहब। मुहर्रर की जगह फिल्म की हीरोइन जैसी की लड़की बैठी होती है रिपोर्टें दर्ज करने के लिए। SHO दी अपने घर डकैती हो जाए उथों नहीं उठता जो उन्होंने माहौल दिता होता है। साडे थाने च सब तो डरावना थाने का मुहर्रर हुंदा जी, जेड़ा उठता ही नहीं और 24 घंटे बत्ती गई होंदी और मुहर्रर ने कमीज लाई होंदी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ट्रक खोल के ठीक करन दिया होएगा। जुनैद साहब खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा सोचें कि SHO भी इंसान होता है। ओ खुदा का वास्ता इस बात को समझे, SHO भी इंसान होता है लेकिन वो मजलूम बेचारा साहिल भी इंसान होता है, उसको भी इंसान समझे। मेरे को मेरी मझ चाहिए, 18 किलो दूध रोज दे दिया। ओ यार मझ भी तेरी लबांगे ते तेनू 18 किलो दूध भी लैके देंगे। बहुत मेहरबानी सही जुल्फी जी सर, पुत्र मझ ते लभ ही जाएगी, इनू पहले 18 किलो दूध लैके दे, बल्कि इंज कर 9 किलो दूध लैके दे, विच 9 किलो पा पानी भर के इनू बाल्टी फड़ा, ओदे बाद इहदे ते छापा मार ते मिलावट दे केस इनू अंदर दे। सही सुनदे पे जुल्फी उठ पो तेनू कहन दी हां। सर जी दूध ते मेरी ड्यूटी ला दियो, 18 किलो जुल्फी कोलों नहीं चुका जाना। जुल्फी बेरे बेटे इस बेचारे से तो 18 किलो देखा नहीं जाएगा, उठाना कैसे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ SHO ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, हर बंदा उसे मौजूद होता है, मुहर्रर मौजूद होता है, पुट्टा साहब मौजूद होते हैं, अतीक मौजूद है। सदीक साहब मेरी बात सुने, जब एक साहिल बेचारा थाने में जाता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो SHO के गोश गुजार करे कि मेरे साथ ये हो चुका है। ओ भाईजान साहिल को बच्चा दाखिल नहीं कराना है, जेड़ा हेडमास्टर ही जरूर बैठा हुआ दाखिल होएगा। एक मिनट, आप सेक्रेटेरिएट में जाते हैं किसी अपने जाती काम के लिए, आपकी ख्वाहिश होगी ना कि डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी मेरी बात सुने, कि नहीं होगी? ओ जी खुदा दा नाम लवो, साडे मथे किथे लगदा जी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕੋ ਦੇ ਲੈ ਕੇ अपना काम करा के आ जाइए। सब जाने दे, मैं हैरान हूं कि सिर्फ 2 घंटे के लिए इनको पाबंद किया थाने में बैठने से, क्या क़यामत आ जाएगी? ये सिर्फ 2 घंटे। जुनैद साहब हम 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं, फिर ये 2 घंटे थाने में बिठाना स्पेसिफिकली क्यों जरूरी है? देखो मैं की कह बैठा हूं स्पेसिफिकली, यकीन मनो तुसी जे ਇਹ ਜਦੋਂ SSP ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ये भी याद रखे कि SP मोहम्मद अली साहब ही स्पेसिफिकली नैब के चक्कर में पकड़े हुए हैं। चलो स्पेसिफिकली रहने देने यार, कोई जरूरी नहीं स्पेसिफिकली तो बगैर भी तो लोग जीन दे। सही मेरे को मेरी मझ चाहिए स्पेसिफिकली। लो ये तो नैब का केस है जी। और सही है, नैब का केस नहीं, ਤੁਹਾਡਾ केस है, मैं ਤੁਹਾਡੇ इलाके च रहना, मेरे को मेरी मझ चाहिए, बहु याद आदी पई है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਭਰਜਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ यार खुदा का खौफ। सही फजर वेले जदों मेरी मझ आदी आई ना, यार ये आप खुद कर लिया करें, दूध का मसला SHO साहब ने भी हल करवा दिया। तो कि यार देख जरा देख
ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਚਾ 1,35,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਈ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 35 ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ ਲੱਖ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੇਰੀ FIR ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ और साई सराइकी में एहतराम के लिए बोला जाता है ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਥਾਣੇ ਆਵੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਣੇ ਬਾਸੋ ਤੋਂ ਮਾਸਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਬਣੇ ਆ ਥਾਣੇ ਬਾਸੋ ਥਾਣੇ ਬਵੋ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਗਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ SHO ਬਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ SHO ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਲਓ SHO ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ वैसे मशवरा अच्छा है सर जी अगर एक्शन वाला स्टैचू बना लो ना तो बहुत अच्छा लगेगा ਉਹ ਯਾ ਕਰ ਪੁੱਟੇ ਕੋ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤੇ SHO ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ गिरफ्तारी से पहले अगर 1 आध घंटा भी हाथ ऐसे रह गया ना स्टैचू SHO का तो 20-25 हज़ार हो जाना है 20-25 हज़ार हो जाएगा सर जी फिर स्टैचू इंज भी कर सकते हैं ਪੁੱਤੇ ਕੁਛ ਹਯਾ ਕਰ ਇਹ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ नाज़रीन मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा इसके बाद जो बीजेपी का सदर है अमित शाह उसका बयान तुम देखो उसने बंगाल में तकरीर करते हुए ये कहा है उसने कहा है कि मुसलमान तारकीन वतन जो भी अब यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान में हम उसको खलीज बंगाल में डबो देंगे यार ये हिंदुस्तान में जो इस वक्त सियासत गर्म है इलेक्शनों की वजह से उसमें तो ऐसे लग रहा है कि सारे डांगा फड़ के मुसलमानों से मगर हो गए हर आदमी जो है या हर लीडर उनका सियासतदान मुसलमानों के खिलाफ बयान दे अल्लाह माफ करे तुम अंदाजा करो इससे पहले जितने भी इलेक्शन है हिंदुस्तान को उसमें मतलब जाहिर है साफ पता चलता था कि मुसलमानों की या मुसलमान वोटरों की मिन्नत समाजत की जा रही है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है गलत कुत्तेफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं इस तरह की बातें लेकिन ये ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें साफ तौर पे पता चलता है कि बाकायदा मुसलमानों को ना सिर्फ ये कि साइडलाइन किया जा रहा है ना सिर्फ ये कि इग्नोर किया जा रहा है बल्कि थ्रेटन किया जा रहा है धमकियां दी जा रही हैं कि ये डर के हमें वोट दे देंगे यानी दूसरे लफ्जों में अगर ज्यादा मैं खुल के बात करूं तो मुसलमान वोटरों को जलील किया जा रहा है दानिस्ता तौर पे उनको बल्कि मैं 2-3 दिन पहले नेट पे ही एक किसी मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि मुसलमानों का इस वक्त हाल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बुरा है दलितों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है ये एक साजिश लगती है मुझे अकलियत में सबसे ज्यादा तादाद उधर मुसलमानों की है 16% मुसलमान है मगर बहुत थोड़े हैं ना जी मुकाबलतन बहुत थोड़े लेकिन पार्लियामेंट में अगर सीटों की तादाद देखी जाए मुसलमानों की तो वो 4% से भी कम बनती है इससे पहले 6% हुआ करती थी अब 4% से भी कम है अच्छा अब ये कहा जा सकता है कि जनाब अली वो स्कैटर्ड वोट होते हैं तो जाहिर है कि वो उसी तरह कन्वर्ट नहीं होते सीटों की तादाद में लेकिन आप सरकारी नौकरियों में देख लें 16% आबादी है सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद कितनी है वहां पर भी 4% है इतना बड़ा जुल्म है दुनिया को भी नजर नहीं आता और खुद हिंदुस्तान में रहने वाले जो सेकुलर तबके मैं वैसे एक बात कहता हूं तो मानो या ना मानो कोई भी कि पहले हम कहते थे कि जी हिंदुस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो सेकुलर है कहाँ की एस्टेब्लिशमेंट सेकुलर फिर कहा जाने लगा कि जी जो कांग्रेस पार्टी है वो सेकुलर है कहाँ की सेकुलर रह गई अब कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा एंटी मुस्लिम यानी स्लोगन्स के साथ मैदान में आ रही है फिर कहा जाने लगा जी जो मर्जी है इंडियन पब्लिक सेकुलर है वो इंडियन पब्लिक का चेहरा भी हमने देख लिया फिर आखिर में कहा जाने लगा जी जो मर्जी है लेकिन इंडिया का जो मीडिया है ना वो सेकुलर है कहाँ का सेकुलर है मुझे तो कोई भी सेकुलर नजर नहीं आता यार याहिरा उन्होंने तो अपने आप को अच्छा ही कहना है ये तो हर इंसान की यही तो खामी है
बल्कि हर इंसान की नहीं कहना चाहिए को अल्लाह के दरवेश भी बीच में होते हैं। हाँ जी। ज्यादातर इंसान की अब यही सबसे बड़ी खामी बन गई हुई है कि अपनी बुराइयों की तरफ कोई देखता ही नहीं, तवज्जो नहीं देता। अपनी अच्छाइयां जो हैं वही उन्हीं का प्रचार कर रहे होते हैं और बुराइयां दूसरों की ही देख रहे हैं। ये 2-3 दिन पहले मैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के हिंदू प्रोफेसर का कोई आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि इस वक्त इंडियन मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। मतलब हालत अजीबोगरीब, एक बेचारगी का आलम है। इससे पहले जब भी इलेक्शन होते थे ना तो मुसलमान भी वहाँ का जो होता था वो बेचारा कोई ना अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई सहारा तलाश कर लेता था। कभी कांग्रेस का, कभी नहीं जी नहीं हम हैं इंडियन ही हैं, जो मर्जी हो जाए हम वफादार हैं। इस वक्त आलम ये है कि बाकायदा मुसलमानों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक अजीब एक डायरेक्शन लेस सी कुछ भी नहीं नजर आ रहा इंडियन मुसलमानों को। बाकायदा जो तुमने शुरू में कहा ना जैसे डांग सोटा किया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं चारों तरफ से, पता नहीं इसका हल क्या है। इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ 2 बयानात देख लो सारा मामला समझ आ जाएगा। एक मानेका गांधी का जो मतलब इंदिरा गांधी की बहू है, संजय गांधी की बेवा, उसने जो बयान दिया है मानेका ने, उसके बाद कुछ कहने की, कुछ सोचने की, कुछ समझने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती, सारा मामला खुल के सामने आ जाता है। उसने इंतखाबी मुहिम में, वो पहले मिनिस्टर है वहाँ की, मतलब MNA भी है, उसने कहा है अपने हलके में तकरीर करते हुए कहा है कि मुसलमान अगर मुझे वोट देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते ना दें, लेकिन जो मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा ना फिर बाद में किसी काम के लिए या नौकरी के लिए मेरे पास ना आए। धमकी, इसके बाद धमकी, सीधी धमकी। अच्छा ये धमकी भी छोड़ो, इसके बाद जो बीजेपी का सदर है अमित शाह, उसका बयान तुम देखो। उसने बंगाल में तकरीर करते हुए ये कहा है, उसने कहा है कि मुसलमान तारकीन वतन जो भी अब यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान में, हम उसको खलीजे बंगाल में डबो देंगे। बात यही तक ही नहीं की, उसने कहा है कि मुसलमान तारकीन वतन होगा तो उसको खलीजे बंगाल में डबो देंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख पाकिस्तान से भी आएगा तो उसको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर वो मुसलमान होगा तो उसको समंदर में डबो देंगे। ये बीजेपी के सदर का बयान है। अच्छा आप कभी गौर करो कि बीजेपी के इन 5 सालों के दौरान इन हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को जिस हथियार से या टूल से सबसे ज्यादा डरा कर धमका कर रखा हुआ है ना, वो ये गाय का गोश्त है। यानी इन 5 सालों में गाय का गोश्त खाने या बेचने या इसके शुबे में मरने वालों की तादाद या मारे जाने वालों की तादाद 54 से ज्यादा है। एक बंदा आज भी मरा हिंदुस्तान में। पूरी इलेक्शन कैंपेन में ये मोदी सरकार खुद को चौकीदार तस्वर कर रहे हैं और अपोजिशन क्या कह रही है? चोर चौकीदार। अपोजिशन वो खुद को चौकीदार कह रहा है। अपोजिशन का स्लोगन ये है कि चौकीदार चोर है। अरे तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह का चौकीदार तो चोर से 100 रुपया लेके खुद नीचे बकरा बन के कहता है मेरी कमर पे पाँव रख के चढ़ जा कंध पे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ चौकीदार को देख के कुत्ता भौंके तो उससे बातें शुरू कर देते, तेनों इन्हां कोलों की लभना 2 बोटियां करन दे उन्हां नूं चोरी चुप करके साइड लबाओ। उन्हां लाखां रुपयां दी चोरी करनी है, तू इन्ने कुछ छड़ियां पीछे वो ये मोदी का उस लड़की वाला हिसाब है ना जो सारा दिन अपने घर वालों को कहती रही कि मैनूं लगदा कल साडा एक जी कट जाना, मैनूं लगदा साडा कल एक जी कट जाना। अगले दिन घर वाले सुते पे उठे और लड़की किसी के साथ दौड़ गई। बाद में उसका अब्बा कह रहा था कुड़ी भावें टुर गई है मगर है दरवेश से। देख लो ने कल ही कहता सी कि एक जी कट जाए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ था ਭਾਜੀ ਤਾਲਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। नहीं जी ताले बड़े डाडे जे मैनू 3 महीने हो गए तोड़ दिया नहीं टुटन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਫੜੀਆਂ ਸੀ मैं भुखा ही हां। इस तरह का चौकीदार खुद दीवार पे चढ़ा रहा होता है और सार चोरों को कह रहा होता है कि चोरी कर लेना, गाली गोली ना निकालना, मेरी बहन का घर है। जब मोदी जैसा बंदा तो किसी के घर में चोरी करने चला जाए ना तो जाते हुए प्याली में से दादा अबू के दांत भी उठा के ले जाए, सिर्फ यही सोच के 5-6 साल बाद मेरे निकले तो फिर कहां से बनवाता फिरूंगा। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम जो साहब। जो साहब ये हम क्या सुन रहे हैं? गाना लगा नहीं, आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप जाती उम्रा मियां नवाज शरीफ साहब की इयादत के लिए जाना चाह रहे हैं। देखें ये तो अभी इसके मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अभी कोबल वक्त बयान देना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर तो उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम किया और इशारा दे दिया कि आए बिस्मिल्लाह जरूर आए, तो फिर तो ठीक है। तो अगर कोई रिस्पांस पॉजिटिव ना हुआ तो फिर किस लिए मैं बयान दूँ जी इस तरह के। तो सर आप उनकी इयादत के लिए अगर चले जाते हैं तो वो क्या कहेंगे कि जी मियाँ साहब घर पे नहीं है? नहीं, ये कहने की नौबत ही ना आए तो फिर वो दरवाजा ही ना खोले, गड़गड़ाते रह जाए तो दरवाजा ही ना खोले। तो जो केक शेक लेके जाए जो कोई सारा केक खराब हो जाए, केक तो जुनैद साहब वापस भी नहीं होता। मेल्ट भी हो जाता है अपना गौरी साहब। और वैसे भी उन्होंने देखे साहब खुद लगा लिया उन्होंने। कोई गल नहीं आप तो लान दे रहे ना, उनको होर नहीं लाता तो आप ही ना लान। तो गौरी साहब बात ये है कि केक ऐसी चीज़ है जो खरीद लें तो वापस इसलिए नहीं होती कि कोई ना कोई रट्टा पै जाता है। तो दुकानदार कोई ना कोई मसला बना लेंदा कि चिड़ी लगी सी वो किन्ने खाधी या ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना ब्लैकबेरी पई सी वो नहीं हैगी, साइड से उंगल किन्ने मारी? हाँ मेरा मतलब बच्चे जो हैं वो केक के पास से गुजरते हुए कुछ ना कुछ उतार देते हैं। वैसे भी चौधरी साहब पैकिंग के दौरान जख्मी हो जाता केक। हाँ जी हाँ जी, पैकिंग के दौरान भी और तुसी तो केक दे कोल साह भी लवो ते जख्मी हो जाए। सर सर तो खरबूजे ला जाओ यार खरबूजे फिके होन डे ये पहले तो यही सोचे जट बंदे खरबूजे ही खड़ने जाते हैं। चौसा अगर खरबूजे फीके होने का मसला है ना, आप ये थैले को साथ ले जाए। ये 1 रुपया लेता है सूंघने का फी खरबूजा, लेकिन खरबूजा मीठा होता है। जी सर। बेचारे की अपनी सूंघ खराब हुई। 1800 का परफ्यूम ले गया और लगा के तो वापस दुकानदार पे से लड़ने चला गया। तो कहते जी खुशबू नहीं आ रही, तो परफ्यूम फेंका है। फेंका की मतलब तू साढ़े को 64 परफ्यूम लै गया। तो जुनैद साहब मसला ये है कि ये तो ये कोई बीमार आदमी कोई भी हो जी जी मियाँ साहब के साथ चलो तल्लुकात अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, बड़े पुराने तल्लुक हैं। तो बीमार तो कोई भी हो इंसान जी जी उसकी मेरा ख्याल है तीमारदारी करनी चाहिए। बड़ा स्वाब का काम है। चौधरी साहब केक और खरबूजों को छोड़े नगद दे आना। नगद दे आना असी हाल पूछन जाना है या उन्होंने को गजल सुनन जाना है? नगद दे आना। चलो चौधरी साहब कुछ ना देना, तुसी दुआवां दे आना। दुआएं तो गोगा जी हर वक्त देते रहते साड़ियां दुआवां नाल ही तुहानू वाल उगे जे। चौधरी साहब मेरे नहीं जे, ये मेकअप आर्टिस्ट ने वाल ने। किसी दे वाल लगे फिरने देखो ना जरा वाहिद आदमी जेड़ा बुआ खड़का कहंदा जरा वाल देना मैं फोटो खिचान जाना, जरा वाल देना मैं इंज करना। कई बार भाभी भी कहती है सिर ते वाल रखो मैं पुੱਟਣੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਔਰਤ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਗਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। अच्छा जैसा ये बताएं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपने अयादत की ख्वाहिश जाहिर की है, आप जानबूझ के इसको प्ले अप नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसके पीछे एक और स्टोरी भी है। और वो स्टोरी ये है कि लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि मूनस और हमजा की मुलाकात हुई है खुफिया तौर पर कहीं। अच्छा पहली गल चलाकियां मैनू ना दस के
लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा मैं जुनैद पुत्र मैं तेरे जमन तो पहला का सियासत मैनू ना दस कि मैं नहीं कह रहा तुम ही कह रहे हो और कब जो आद आउंडे मैं नहीं कह रहा देखें जुनैद साहब बात ये है कि ये जो मुबैना तौर पर बात हो रही है हम ये जो है सब आप मुझे ना बताएं कि मुबैना तौर पे हम भी सारी जिंदगी सहाफत ही की है, मुझे पता है जो बात कह रहे हैं ये आप कह रहे हैं मुबैना तौर पे, और कौन कह रहा है? मुबैना जान के लाया तुसा लाना होंदा ना मुबैना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਬੈਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਬੂਠੀ ਨਾ ਜਲ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੁਬੈਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ तो बात ये है कि ये जो मुलाकात की बात उड़ी हुई है ना मोनस की और हमजा की तो दोनों यंग आदमी हैं किधर पेट्रोल पंप से पेट्रोल पवाते हैं मिल गए होंगे मैंने नहीं पता या जो तरदीद करें या तस्दीक करें नहीं मैं किस लिए तस्दीक करूँ हो सकता है कहीं आइसक्रीम पार्लर पे मिल गए हो आइसक्रीम पार्लर ये तो जुनैद साहब ये अभी तस्दीक नहीं हो सकी बात की जब मिलेंगे तो वो क्या कहते हैं कि जान चढ़े गुल आलम वेखे तो फिर तस्दीक या तरदीद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी चोई साहब हनीफ अब्बासी साहब भी रिहा हो गए हैं? हाँ जी सारे ही रिहा होते जा रहे हैं इसीलिए तो हमने सोचा फिर हाल ही पूछें अच्छा जब पकड़े जा रहे थे उस वक्त हाल नहीं पूछा पूछे क्यों नहीं वो तो एक दूसरे का हाल पूछी देना साडा की हाल है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी आज बात तहजीबियों में मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो इंतहाई शर्मनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। अक्सर अब हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्टल बन गए हुए हैं। बच्चियां जो शहरों में पढ़ने के लिए आती हैं या नौकरी करने के लिए आती हैं उनके हॉस्टल बना दिए हैं कई लोगों ने और ये बिजनेस बन गया हुआ है। घरों में या फ्लैट से बना के उधर वो बच्चों को या बच्चियों को रखते हैं। हाँ जी। जो बच्चियां बेचारी जो अक्सर मजबूरन नौकरी कर रही होती हैं और जाहिर है हालात बुरे होते हैं तो फिर बच्चियों को भी बाहर निकलना पड़ता है और निकलना चाहिए। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ना ही कहीं ममनू है खवातीन का काम करना। तो वो बच्चियां जो बेचारी दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से या कस्बों से या पिंडों से उठ के आती हैं यहाँ पे बड़े शहरों में काम करने के लिए, वो रहती हैं हॉस्टल में। मगर इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल ये है कि जहाँ हॉस्टल होता है उसके इर्द गिर्द के लोग, दुकानदार, मार्केट वाले या मोहल्लेदार, रहायशी लोग, वो उस हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के मुतल्लिक अच्छे लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहे। बिल्कुल 99% वहां पे बड़ी बुरी गुफ्तगू हो रही होती है और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। हम अपनी माओ बहनों को भूल गए होते हैं उस वक्त कि हमारी माएँ बहनें भी बाहर निकलती हैं, उनके मुतल्लिक भी कोई ऐसे लफ्ज या ऐसे फिक्रे इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसमें खतरनाक बात ये है कि यार खुदा के वास्ते आप ये तो सोचें कि जो आपके मोहल्ले की खवातीन किसी कामकाज के लिए जाती हैं या किसी जॉब पे जाती हैं या कॉलेज स्कूल जाती हैं, उनके मुतल्लिक आप ऐसा नहीं सोचते। जो बेचारी दूसरे शहरों से आई हुई हैं, छोटे कस्बों में या गांव में नौकरी या कॉलेज स्कूल ना होने की वजह से वो बेचारी इधर आई हैं तरक्की करने के लिए, आप उनके मुतल्लिक ही क्यों ऐसा सोच रहे हैं जी? बजाय उनकी मदद करने के बजाय उनको तंग कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, बाकायदा तंग करते हैं और आवाजें कसते हैं, और आवाजें ना भी कसे तो कम से कम आपस में बैठ के भी ऐसी गुफ्तगू जरूर कर रहे होते हैं जो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है हमारे मुआशरे के लिए। मैं समझता हूँ दुनिया जहाँ पे इतनी तरक्की कर गई और खवातीन जैसे कारनामे सर अंजाम दे रही हैं और हमारी बेटियां बहनें जो हैं जिस कदर तालीम में
اتنا آگے جا چکی ہیں. آپ دیکھیں نا جی ابھی یہ جو پولیس میں آفیسرز لگ رہی ہیں بچیاں جو ASP ڈائریکٹ بھرتی ہوتی ہیں یہ CSS وغیرہ کر کے, وہ آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں. لڑکے آہستہ آہستہ تھوڑے ہوتے جا. آپ کے لاہور میں کتنی بچیاں SP لگی ہوئی ہیں. آپ کے کئی شہروں میں اب ڈپٹی کمشنر لاہور میں بھی, گجرانوالہ میں بھی, قصور میں بھی خواتین بچیاں جو ہیں لڑکیاں وہ ڈپٹی کمشنر ہیں. سیکٹریٹ میں کئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سیکٹری لیول کی, ڈپٹی سیکٹری لیول کی, ایڈیشنل سیکٹری. لاہور میں تو اس وقت ساری خواتین ہیں. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ خاتون ہے, LDA کی ہیڈ جو ہے وہ خاتون ہے, اس وقت جو ٹیکس کی ہیڈ ہے وہ خاتون ہے. یار تمہارے گھر کی ہیڈ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو شاد کہہ رہا ہے الحمدللہ. بلا کیوں باجی کے بھائی آئے ہوئے ہیں سے بہترین ہفتہ گزار رہا ہے. اس سے آج کل کوئی پوچھے نا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا ہوگا تو کہے گا بہترین. نہیں واقعی یہ تھا میں مما یاق شروع کر بیٹھا ہوں. جو بیٹیاں ہماری باہر نکل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لیڈ کر رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کر. جو ایسا کرتے ہیں مردری چولی ہوتے ہیں جی, چول ہوتے ہیں جی. ظاہر ہے ان کے اپنے ذہن میں اپنی تھی پہن کی عزت نہیں ہوتی تو دوسرے کی تھی پہن کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی منفی گفتگو اور منفیات کنڈے استعمال کرتے ہیں. اچھا ایک اور جو بڑی ہی اہم بات تہذیبی میری اس جمعے والے دن ذہن میں آئی تھی کہ اب جب بھی بات تہذیبی ہوگی تو ضرور کروں گا. پارکنگ کا بھی چونکہ ہمارے خاص طور پہ بڑے شہروں میں بہت مسئلہ ہے, لاہور اور کراچی میں تو بہت ہی مسئلہ ہے. آپ ان دونوں ہمارے بڑے شہروں میں گاڑیاں اب دیکھیں نا جی پارک ہوئی تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. سلاب چروڑ کی آئی ہیں سن اس لیے بے ہنگم سی کھڑی ہوئی. اور اس کا معیارہ جمعے والے دن مسجدوں کے باہر تو بڑا ہی بے دردی سے نظر آتا ہے. ہر بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا اب وہ پیدل چلنا ہی نہیں چاہتا. کہتا بھائی جی گڈی کڈو تو فٹاٹ جمعہ پڑھے. ایک گل بھائی آپ لے آئے ہو گڈی, بسم اللہ, آپ کو اللہ پاک نے دیا, آپ کو اللہ اور دے, مگر جب آپ اسے پارک کرتے ہیں تو کسی دوسرے کے آپ گیٹ کے آگے پارک کر جاتے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اس گھر میں رہنے والوں کے اندر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. انہوں نے اپنا بابا کھڑنا ہے اسپتال, تسی انہوں نے بوئے کے گڈی لائی ہے, بابا بیچارہ کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے. نہیں سیریس آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ کو اس طرح کی صورتحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اندر کوئی حادثہ ایسا نہ پیش آ جائے کہ گاڑی اس حادثے کو بڑھانے کا سبب بن. عزیزی ان رکشوں والوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے آگے وارڈن بھی آر گئے ہیں, پولیس بھی آر گئی ہے. رکشے والے دے اگے رکشا آر جاندہ ہے. تو دیکھو نا کنڈا چوڑا ہوں دا رکشا, مگر ایڈا کو بیچ بندہ بیٹھا جدر مریوں نو لائی ہے. یہ فائدہ انہیں بریجاں دا جے رکشے نے روکے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس پیچھے لکھوا لیا ماں کی دعا, بس اب جو مرضی ماں کی دعا ہے اس کو اب وہ جو چاہے کرے. ویسے یہ بڑی خطرناک بات کی ہے اس نے گوری نے. آپ ادھر چلے جائیں مغل پورے, بھگوان پورے, اندرون شہر ادھر ادھر, رکشے والیوں نے بالکل یہی حال کیا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں جمعے والے دن گڈیوں والے کرتے ہیں. اچھا جی ایک اور بات تہذیبی بڑے عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر کیا جانا چاہیے کہ اب ایک رواج ہے کہ نکاح جو ہے وہ مساجد میں کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اس رجحان کا بھی, اور اس سے اس کی اسپرٹ کو بھی سمجھا جانا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسجد میں نکاح تو کیا جاتا ہے لیکن مسجد کے تقدس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا. اس کے بعد فوٹو شوٹ ہوتا ہے, وہاں پہ میوزک لگا دیتے ہیں. یہاں مطلب یہاں تک دیکھنے میں ہے کہ میوزک بھی مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں. موبائل پہ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو مسجد کے باہر نکاح کے وقت آپ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ زحمت نہ کریں اگر آپ نے مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. نعوذ باللہ یہ حرکتیں اس لیے شروع ہو گئی ہے نا کہ ہن تسی کئی ویڈیو ویکھیاں ہونیاں نے 50 60 100 مولوی اکٹھا ہو کے میوزک لا کے ڈانس کرن دے ہوندے. اب ان کا اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد کہاں ان چیزوں کا تقدس ذہن میں رہ جائے. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں, دماغ کو زنگ لگ جائے تو زبان شور کرنے لگتی ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.